हेलो स्टूडेंट, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5th चैप्टर जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, ठीक है, एकांक ध्रुव क्या होते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे जी। इससे पहले मैं कह दूं कि इसका लेक्चर 1 मतलब पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और दूसरे पार्ट में जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए सिंपल और शॉर्ट हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, यही आपको याद करना है। क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण, चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो जिस पर क्या होता है, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। गति मतलब गमन करता है, समझ रहे हैं ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण काल्पनिक और वक्र हैं जो क्या करते हैं, जो जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, गति करता है। कैसे करता है समझिएगा। जैसे कि सपोज दैट ये एक चुंबक है, ये हमारे पास एक चुंबक है और चुंबक का ये ध्रुव है, मान लेते हैं ये नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारे पास साउथ ध्रुव है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज दैट ऐसे आप बात को समझिएगा। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक ध्रुव है जो है एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव को n से प्रदर्शित करते हैं, तो ये मान लेते हैं हम कि सपोज दैट एकांक उत्तरी ध्रुव है। अब हम इतनी बात जानते हैं, ये एकांक उत्तरी ध्रुव है तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। तो जब समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब क्या है कि इस आवेश के कारण, इस ध्रुव के कारण इस ध्रुव को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव नॉर्थ ध्रुव इस एकांक उत्तरी ध्रुव को दूर हटाएगा, ठीक है। जबकि ये जो साउथ ध्रुव है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। तो ये जो विपरीत ध्रुव है, तो ये वाला ध्रुव इस वाले ध्रुव को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। तो जब ऐसा करेगा तो यहाँ पे इसी तरीके से ये जब करता है, इस तरीके से जब होता है ना, तो इसी तरीके से मतलब एक पथ बन जाता है। इस प्रकार इसी प्रकार करता है तो ये इस तरीके से एक पथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। इस तरीके से एक रास्ता बन जाता है और इसी रास्ते को, इसी पथ को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो हमारे पास रेखाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं, यही है चुंबकीय बल रेखाएं। यही क्या है, ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, यही रेखाएं क्या हैं, यही है चुंबकीय बल रेखाएं। यही क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं ये सब दिखाई दे रही हैं, ये सब जो चुंबकीय बल रेखाएं जो दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या है, हमने यही नहीं कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। देख रहे हैं ना, एक वक्र के आकार के हैं और काल्पनिक हैं जी, कल्पना किया गया है, ये वास्तव में नहीं, एक कल्पना किया जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। जिस पर जो एकांक उत्तरी ध्रुव है, जिस पर एकांक उत्तरी जो ध्रुव है, ये क्या करता है, गति करता है। गति को हम कहते हैं गमन करना। जिस पर क्या करता है, गति करता है। कैसे गति करेगा, ये नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा और ये साउथ नॉर्थ को आकर्षण करेगा। तो एक बंद वक्र की तरह बन रहा है कि नहीं, एक बंद वक्र की तरह। तो इसी तरीके से ये गति करता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, परिभाषा समझ में आ गई होंगी। अगला आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब चुंबकीय बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं समझिएगा। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें हम पहला जानने वाले हैं। पहला कह रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये एक बंद वक्र बनाती हैं,
जबकि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। ये सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों में अंतर है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाएंगी और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जो कि यहाँ पे हमने बता दिया। समझ गए होंगे। दूसरी पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहां अधिक होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। मतलब सिंपल सी बात है दोस्त कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चुंबकीय, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चुंबकीय, मतलब यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है। फिर से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो चुंबकीय, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है। तो जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है, याद रखेंगे। अगला हमारा तीसरा आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। मतलब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगी नहीं, उसी को कहते हैं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। देखिए ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, ये एक दूसरे को लंबवत या तो आकर्षण करेंगी या प्रतिकर्षण करेंगी। ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट याद रखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरी पर होती हैं। मतलब एक समान जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। समांतर का मतलब यही दिख रहा है ना, समांतर, इसी को कहते हैं समांतर होंगी और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होंगी, बराबर दूरी पर होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, समांतर और बराबर होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और इसका गुण समझ में आ गई होंगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ले लीजिए। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि ये हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि इस चैप्टर का आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे। ठीक है ना। चलिए, दूसरा हमारा जो आता है टॉपिक जो है चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। देखिए हमने लिखा हुआ है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो उसमें भी चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब समझे कि ये सपोर्टेड एक चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S। तो जब किसी चुंबक को, मतलब एक मान लेते हैं चुंबकीय पदार्थ है जैसे कि लोहा है, लोहा एक क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ के पास चुंबक को हम ले जाते हैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, मतलब सिंपल सी बात है, मैं ये कहूँ जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास हम लाते हैं ना, तो इस पदार्थ में भी चुंबक का गुण आज उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और उसी घटना को ही, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये लिखा गया है जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे, अगर बुरे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। ये इफेक्ट है जी। और ये किसका इफेक्ट है, माहौल का इफेक्ट है। किस माहौल में आप रहते हैं, किस बैकग्राउंड में आप रह रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है जी। जैसी मतलब संगत वैसी रंगत, ऐसा तो आपने नाम सुना ही होगा। तो जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। अगर आप अच्छे लड़कों के साथ रहेंगे, अगर आप जो बुद्धिमान लड़के हैं, जो पढ़ने में फोकस करते हैं, अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, उनसे अगर संपर्क आपका रहेगा, उनके आप बैकग्राउंड में आप रहेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप बुरे लड़कों के साथ रहेंगे, अगर जो गंदे लड़के हैं जिनकी सोच उतनी अच्छी नहीं है, तो शायद आपकी भी सोच वैसी हो जाए। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अच्छी संगत में रहिए, अच्छी आपकी सब जो भी होगा, रंगत होगा, जो भी आपको दिखाई देंगी वो अच्छी दिखाई देंगी। ठीक है ना।
मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, मैं आपको समझा देना चाहूँगा। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, तो सपोज दैट ये 2 ध्रुव हैं, समझिएगा इस तरीके से। मैं यहाँ पे 2 ध्रुव ले रहा हूँ, एक ये है और एक ये है। ये 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव है M, इसको हमने M1 ध्रुव मान लिया, इसको हमने M2 ध्रुव मान लिया। ये 2 ध्रुव हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमने मान लिया कि d है, ठीक है ना। और इनके बीच जब 2 ध्रुव हैं तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये भी ध्रुव नॉर्थ होगा और ये भी नॉर्थ होगा, तो यदि समान ध्रुव है, यदि ये भी साउथ होगा ये भी साउथ ध्रुव होगा, तो यदि समान ध्रुव होंगे तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ये बेसिक बात आप जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें M1 M2 2 ध्रुव हैं, तो इससे पता नहीं चल पा रहा है कौन नॉर्थ है कौन साउथ ध्रुव है, इसीलिए इसमें हम कह सकते हैं इसमें प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, आकर्षण बल भी लगेगा। तो ये 2 ध्रुव हैं M1 M2 जिनके बीच की दूरी d है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। इतनी बात आप याद रखेंगे। और सॉरी, और यहाँ पे जो बल है ना इसी की गणना हमें करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। चुंबक के ध्रुव M1, यहाँ पे समझिएगा वही हम बता रहे हैं कि ये चुंबक के 2 ध्रुव हैं M1 व M2, तो यही लिखा गया है चुंबक के 2 ध्रुव M1 व M2 हैं जिनकी बीच की दूरी d है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, d है, ठीक है ना। और ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो यही है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो हमने इतना क्या लिखा है यहाँ से ही बोल रहे हैं, चुंबक के 2 ध्रुव M1 व M2 हैं जिनकी बीच की दूरी d है तथा दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को, मतलब दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। और इसी बल की अब हमें गणना करना है। तो कूलाम ने हमें इस बल को बताया कि 2 ध्रुवों के बीच, 2 इन्होंने बताया नियम कि 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के, इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये कूलाम ने पहली बात बताया। देखिए वही लिखा गया है, इस नियम के अनुसार दोनों, मतलब 2 ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, 2 ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात ये बताया कि जो दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल है वो इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 2 हमें समीकरण मिला यहाँ से, ये हमें 2 क्या मिले, यहाँ से 2 हमें समीकरण मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 2 ये समीकरण मिलते हैं, फर्स्ट समीकरण और ये हमारा सेकेंड समीकरण। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गया, ये हमारी दूसरी समीकरण हो गया। अब जब ये हमारे दोनों समीकरण मिल गए, ये हमें इस लाइन से ही बोला है। क्या हमने पहली लाइन बता दे रहे हैं कि दोनों ध्रुवों के मध्य, मतलब दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी बात, तथा
उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात बताया गया। इन दोनों को अगर हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को मिलाने पर अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो F इक्वल टू F समानुपाती, ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, तो ये M1 M2, अब भाई नीचे R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अरे भैया 1 इसमें गुणा करेगा तो ये इतना ही हो जाएगा, R स्क्वायर है तो नीचे आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे k एक नियतांक आता है और यहाँ पे M1 M2 हो गया। अब भाई ये D है ना, सॉरी बीच की दूरी यहाँ पे D है ना, तो D लिखेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, इनकी बीच की दूरी हमने यहाँ पे D माना हुआ है, इनकी बीच की दूरी D है, तो यहाँ पे दूरी R कैसे हमने लिख दिया? ये देखिए बहुत भारी मिस्टेक यहाँ पे हुआ है हमसे। चलिए मैं यहाँ पे R ना लिखना चाहिए, आप दूरी R यहाँ पे मानेंगे तो R लिखिए, D मानेंगे तो D लिखेंगे, तो ये D हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी। तो ये M1 M2 बाई D स्क्वायर है, तो D स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कुलाम ने, ये हमें कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम मिल गया है फॉर्मूला, बट यहाँ पे कुलाम ने हमें ये बताया कि यहाँ पे जो k नियतांक है उसका मान 1, ठीक है ना, परंतु किस लिए? बट CGS पद्धति के लिए, CGS पद्धति के लिए यहाँ पे k का जो मान माना गया है वो 1 माना गया है। CGS पद्धति के लिए k का जो मान माना गया है वो 1 माना गया है। तो जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या निकल जाएगा? F इक्वल टू क्या निकल जाएगा? M1 M2, अब बाई क्या निकल जाएगा? D है ना, तो दूरी है तो D स्क्वायर। तो ये CGS पद्धति के लिए, ये आपका निकल गया है किसके लिए? CGS पद्धति के लिए कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का फॉर्मूला। तो ये CGS पद्धति के लिए है, तो यहाँ पे हम प्रूफ भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, CGS पद्धति के लिए। अब यहाँ पे आता है हमारा CGS पद्धति के लिए तो निकाल लिए, अब हमें SI पद्धति के लिए भी तो चाहिए। तो SI पद्धति के लिए, तो SI पद्धति के लिए क्या होता है? SI पद्धति के लिए जो k का मान उन्होंने दिया वो दिया हमें म्यू बाई 4 बाई 4 पाई मान दिया, ये मान दिए। अब हम एक और बात जानते हैं कि जो म्यू क्या है जी? म्यू है चुंबक की चुंबकशीलता। तो चुंबक की चुंबकशीलता म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये फॉर्मूला होता है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट बाई म्यू आर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे म्यू इक्वल टू म्यू नॉट बाई म्यू आर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो म्यू आर है, यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ पे म्यू आर क्या है? किसी माध्यम के सापेक्ष या किसी माध्यम में चुंबक की चुंबकशीलता है ये। और ये क्या है? चुंबक की चुंबकशीलता। और ये क्या है? म्यू आर वायु या निर्वात में चुंबक की चुंबकशीलता, ये किसी माध्यम में चुंबक की चुंबकशीलता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि जो यहाँ पे वायु या निर्वात के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए म्यू आर का जो मान होगा, म्यू आर का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो यदि म्यू आर का जो मान है ये 1 हो जाएगा, म्यू आर का मान 1 हो जाएगा, तो उस समय पे म्यू होगा वो म्यू नॉट के बराबर होगा। उस समय पे जो म्यू होगा वो म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप समझ गए यहाँ पे म्यू जो लिखा गया है इसके जगह पर म्यू नॉट के बराबर है, तो म्यू नॉट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब k का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? k का वैल्यू आ गया म्यू की जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो ये हमारा वैल्यू आ गया जी, ठीक है ना। सबसे पहली बात
यहाँ पे ये क्या आ गया, म्यू के इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब ये जो के का वैल्यू आया है, इस के का वैल्यू हम एसआई पद्धति के लिए निकाले हैं, इसका मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है ना, इसका मान इसमें हम रख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, तो यदि हम रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बल का जो मान मिलेगा के के जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई रख देंगे, और यहाँ पे m1 इंटू m2, अब बाई क्या हो जाएगा d, क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा मेन, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जी। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है ना। F इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान आप याद रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10 टू द पावर -7, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना है जी। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम ये टोटल स्टेप बाय स्टेप याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये तीनों बात याद रखेंगे। म्यू क्या है, चुंबक की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात में चुंबक की चुंबकशीलता। म्यू आर क्या है, किसी माध्यम में चुंबक की चुंबकशीलता है। सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इधर का भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा आता है एकांक ध्रुव। एकांक, जैसे हमने विद्युत में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर में एकांक आवेश पढ़ा था, उसी प्रकार इसमें होता है एकांक ध्रुव। एकांक ध्रुव क्या होता है समझिएगा। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10 टू द पावर -7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसे ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए मैं क्या आपको समझाना चाहूँगा। जैसे अभी हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से हमने क्या पढ़ा कि F इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और m1 m2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो हमने बताया ना कि ये जो m1 m2 है ये दो ध्रुव है, m1 है ये और ये m2 है, और इनकी बीच की दूरी क्या है, d है, और इनके बीच लगने वाला बल है। तो यदि हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इतनी बात कहते हैं कि दो ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल है, तो ये जो बल का मान है, ये जो बल लग रहा है वो 10 टू द पावर मान लेते हैं 7 न्यूटन का बल लग रहा है। दो ध्रुवों के बीच 10 टू द पावर -7 न्यूटन का बल लगे। उसके बाद ये जो दोनों ध्रुव हैं ये समान व सजातीय हों। समान का मतलब m1 हो वो m2 के बराबर है, तो ये समान ध्रुव हैं। और उसके बाद सजातीय हों, तो जब m1 m2 के बराबर है तो m1 की जगह पर भी m लिख सकते हैं, m2 की जगह पर भी m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों ध्रुव हैं ये समान भी हैं व सजातीय हैं, समान व सजातीय हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि दो ध्रुवों के बीच यदि 10 टू द पावर -7 न्यूटन का बल लगे और ये जो दोनों ध्रुव हैं समान भी हो और सजातीय ध्रुव हो, तथा यहाँ पे ये कहा जाए कि इनके मतलब इनके बीच की ये जो दूरी है ना, तो यदि दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर हो, तो उस समय पर जो ये ध्रुव होंगे ना, इस ध्रुव को हम एकांक ध्रुव कहेंगे। मतलब ये क्या है, सिंपल सा अगर कहें तो ये दूरी है, ये ध्रुव है, ये बल है।
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, परिभाषा आप सुनिएगा। हम कहेंगे कि ये सभी कंडीशन वायु या निर्वात के लिए हम बता रहे हैं। तो आप कहेंगे वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान तथा सजातीय ध्रुव 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इन दोनों ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो प्रतिकर्षित करती हैं तो उस बल को एकांक ध्रुव कहते हैं। मतलब समझ में आया? देखिए हम क्यों कह रहे हैं, हमने तो जब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम बताया था तो उसमें हमने कहा था ये जो बल है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, बट यहाँ पे हम ओनली प्रतिकर्षण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो ध्रुव हैं M1 M2 हैं, अलग अलग ध्रुव हैं, बट इसमें समान ध्रुव हैं, और जब समान ध्रुव होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल ही लगता है। तो एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप कहेंगे वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान तथा सजातीय ध्रुव 10⁻⁷ न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो उसे हम एकांक ध्रुव कहते हैं। यही बात लिखा गया, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित समान तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसे ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए f का अगर हम इसमें ये सभी मान रखें तो f की जगह पर हम 10⁻⁷ रख सकते हैं, तो ये 10⁻⁷ लिख दिए। μ0/4 का ही का मान भी होता है 10⁻⁷, तो ये लिख दिए। m1 है m2 के बराबर है, तो m1 की जगह पर भी हम m लिख सकते हैं, m2 की जगह पर भी m, तो m × m हो जाएगा। और दूरी जो r है, यहाँ पे दूरी हमने d लिया है तो d ही लिखेंगे, ये बार बार r लिख दे रहे हैं हम, d² होगा ना दूरी d। तो यहाँ पे जो दूरी हमने r लिया है, d लिया है, ये 1 मीटर होनी चाहिए, तो 1 का वर्ग कर देंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करके देख लें तो यहाँ से ये 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कट गया, तो इधर बचा क्या, इधर ओनली 1 बचा, इधर m² हो जाएंगे और इधर 1 हो जाएगा, 1 इसमें गुणा हो जाएगा तो ये m² = ओनली 1 हो जाएगा। वर्ग इधर जाकर वर्गमूल बनाएगा तो यहाँ पे रूट में 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब 1 × 1 भी तो कर सकते हैं, 1 × 1 का मतलब भी 1 ही होता है। अब ये 2 जोड़ा बना लिए 1 का, तो यहाँ से m का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ भी तो हो रहा है कि जो ध्रुव है m वो एकांक है, 1 है, तो इसी को एकांक ध्रुव कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या बोलेंगे अंत में, एक बार और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है, समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप समय सही जगह दे रहे हैं, बट आपको याद भी होनी चाहिए। आप कहेंगे वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसे ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। इतना लिखिएगा, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये चाहे तो ये यहाँ और ये सभी लाइन ये लिख सकते हैं, ये और इसके साथ ये, इन दोनों सभी को नहीं लिखना है, ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरीके से सीक्वेंस वाइज ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अगला हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, समझिएगा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है। चुंबक का प्रभाव, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक चुंबक है, ये सपोज दैट एक चुंबक है, ये चुंबक है N और S, और इस चुंबक का ये क्षेत्र है।
ठीक है ना। ये चुंबक है और ये चुंबक का क्षेत्र है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या होता है, जहां तक क्या होता है, चुंबक का प्रभाव होता है। चुंबक का प्रभाव क्या होता है, चुंबक का प्रभाव होता है, तो उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का प्रभाव का मतलब समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं एकांक उत्तरी ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव जैसे जैसे इसमें प्रवेश करेगा, तो पहले यहाँ पे था, अब मान लेते हैं जैसे ही इसमें प्रवेश किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया, तो ये एकांक जो उत्तरी ध्रुव है, ये वाला जो ध्रुव है, इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षित जब करेगा ना, तो इसका मतलब कि इस पर एक बल लगने लगेगा। तो इसीलिए इससे हमें पता चल जाएगा कि या तो ये ध्रुव आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम चुंबकीय क्षेत्र में हैं। तो वही कहा जा रहा है किसी चुंबक के चारों ओर, मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक का प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। आप चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं। अगला आता है एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब ऐसा ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य इकाई हो, उसे एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। मतलब ऐसा ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य जो है ना, उसका मान 1 हो, तो उस ऐसा ध्रुव मतलब ऐसा उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य इकाई हो, तो उसे हम एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नॉर्मल सा परिभाषा है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि पहला एक सिंपल हम बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब क्या है कि ये सपोज दैट ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S, और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें हम एकांक उत्तरी ध्रुव को अगर हम ले जाते हैं तो इस पर या तो कोई बल लगेगा कि नहीं, ये वाला ये ध्रुव इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा, क्योंकि नॉर्थ है तो, परंतु ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ वाला इसको ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक जो उत्तरी ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर एक बल लगेगा, और वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, और इसी बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना, तो इतनी बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, आसानी है जी, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। हम यहाँ पे अगर हम इसको बता दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं, B से हम दर्शाते हैं जी। यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करें, यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका निकालें, तो यहाँ पे समझिएगा। तो यदि हम क्या जानते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम जानते हैं। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं F = μ0/4π
m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। ये हम जानते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से फॉर्मूला आपको भी पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कूलाम ने हमें ये बताया कि जो m2 है, m2 ध्रुव है, कूलाम ने हमें ये बताया कि m2 ध्रुव है उसका मान 1 है। तो जब m2 ध्रुव का मान 1 हो जाएगा तो यदि हम 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 m1 में गुणा होगा तो ओनली m1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है, तो f इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये m1 इंटू 1 अब बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब 1 m1 में गुणा होगा तो ओनली m हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे m लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर m1 अब बाई डी स्क्वायर लिख दे रहे हैं, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो ये इतना ही आएगा। तो सबसे पहली बात इतना आ गया ना। अब देखिए चूंकि हम एक और बात जानते हैं, चूंकि हम बात ये जानते हैं कि जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिभाषा से हम जानते हैं, तो वही जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। मतलब बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो आप बताइए f की जगह पर हम b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे f की जगह पर हम b लिख देंगे। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये m1 अब बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। अब m1 एक ही ध्रुव है तो m1 हम क्यों लिखें, हम m लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ध्रुवों को अलग दिखाने के लिए m1 लिखते हैं। बट ध्रुव जब एक हो गया तो m ही हम लिखेंगे और डी स्क्वायर। तो ये जो हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, जो क्या है b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं और एक फॉर्मूला इसका मिलता है वो भी हम देख लें। तो दोनों पक्षों में m से m1 से गुणा कराने पर, m1 से गुणा कराने पर लिख लीजिएगा। अगर हम m1 से इसमें गुणा करा दे तो ये क्या हो जाएगा, सपोज इसी को m1 ही हम लिख देते हैं, ठीक है। m1 था तो m1 लिख देते हैं। हालांकि m1 ना भी लिख कर m भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ओनली हम यहाँ पे अगर m1 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे m से ही गुणा ओनली करा देंगे। तो यदि m से गुणा कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट, सॉरी इसमें अगर इस पक्ष में गुणा कराएंगे तो b इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे m1 इंटू m अब बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इतनी बात चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग के नियम से म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m बाई डी स्क्वायर सेम टू सेम फॉर्मूला है कि नहीं है। आप कहेंगे सर m1 m2 है, इसमें m1 और m है। तो बाबू इस m1 m2 का मतलब है दोनों ध्रुव हैं, अलग अलग हैं। इसमें भी तो m है, एक m1 है, तो इसका मतलब भी तो अलग अलग ध्रुव हैं। तो इसका मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो ये हमारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का ही नियम का फॉर्मूला है। तो इनके जगह पर हम f भी तो लिख सकते हैं। तो b इंटू m इक्वल टू f हम लिख सकते हैं, तो f हमने लिख दिया। अब यहाँ पे f के जगह पे अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ओनली यहाँ पे m इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो यहाँ से हमारा b का जो फॉर्मूला मिला वो f बाई m मिल गया, f बाई m यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया जी। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला, एक ये है एक ये है। यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10 टू द पावर -7। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -7 होता है, -7। ये आप लिख लीजिएगा शॉर्ट में। तो एक ये फॉर्मूला आपको तैयार करना है,
और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ F क्या है, बल है, M क्या है, ध्रुव है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम हमारा आता है टॉपिक जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा का मान समान हो, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान समान हो। मतलब सभी की दिशाएं एक समान हो और इस सभी पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान हो। जैसे मान लेते हैं कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, मान लेते हैं 7, तो प्रत्येक, चाहे कोई भी बिंदु हम ले लें, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 7 ही होना चाहिए। तो वही हमसे यह कहा जा रहा है कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा का मान जो होता है वो समान होता है, इक्वल होता है, तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है समझ में आए होंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको हम कराएंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो पार्ट 3 आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह में आपकी क्लासेस चल रही हैं रिवीजन की, जिसमें इंपॉर्टेंट हम टॉपिक करा रहे हैं ओनली, तो आप रिवीजन भी करते रहें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार करते रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाँ, इंस्टा अगर चलाते हैं तो इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं मैं उनको बता दूँ कि क्लास 12 की फिजिक्स की आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स का हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली आपको कितने में? ओनली 99 रुपये में। तो यदि आप फिजिक्स की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है। आप अगर लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट नोट्स चाहिए, या कहिएगा फुल नोट्स चाहिए। इतना लिख कर मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको समझ जाएगी। तुरंत आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। और यदि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो 199 या 189 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स का लें ओनली या फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।